Hello student, this video will be about the ultrastructure of nucleus. तो न्यूक्लियस की अल्ट्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अल्ट्रास्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया था आपके जी नोट फेज़ में। अब नाउ जी नोट फेज़ आपने कहाँ ऑब्जर्व की है? जब आप सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल के अंदर आपके टू फेजेस आते हैं। वन इज़ योर आई फेज़ एंड सेकेंड इज़ योर एम फेज़। तो जो आई फेज़ है वो आपकी फर्दर डिवाइड होती है बहुत सारे पार्ट्स में, लाइक जी नोट, G1, G2 एंड S फेज़। इस तरीके से मतलब G1, S एंड G2 इस तरीके से ये फेजेस आते हैं। तो जो जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टडी की गई थी वो कौन सी स्टेज में की गई थी? जी नोट फेज़ में। जी नोट फेज़ का मतलब क्या है कि रेस्टिंग स्टेज है, कि जो न्यूक्लियस जो सेल का डिवीज़न चल रहा था, जैसे कि ये सेल थी आपकी जो डिवाइड कर रही थी, अब ये यहाँ इस डिवीज़न से सेपरेट हो गई है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट में चली गई है। या तो ये यहाँ पर वापस आ सकती है G1 एंड नेक्स्ट S एंड G2 में जाने के लिए, या फिर ये एंट्री ही नहीं करेगी। तो उस टाइम पर इस जी नोट फेज़ के अंदर ही आपका क्या किया गया था? न्यूक्लियस को स्टडी किया गया था। तो जब वहाँ स्टडी किया गया तो आपको न्यूक्लियस के यहाँ पर 4 कंपोनेंट ऑब्जर्व हुए। फर्स्ट वन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवलप, दैट इज़ द आप कह सकते हैं कि जो कवर रहेगा, न्यूक्लियर की आउटर जो लेयर्स रहेंगी उनकी आप बात करें, एनवलप की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। और साथ ही साथ आपको यहाँ इस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर ही आपको क्या ऑब्जर्व होगा? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो बेसिकली 5 आपके यहाँ कंपोनेंट हो जाएंगे, 4 हम मिला के कह रहे हैं क्योंकि जो एनवलप है उसी के अंदर न्यूक्लियर पोर भी आपके प्रेजेंट रहेंगे, इस वजह से इसको अलग से इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन न्यूक्लियर पोर के ऊपर आपके अलग से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो हम न्यूक्लियर पोर को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सभी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। एनवलप का मतलब क्या हो गया? आप कवरिंग की बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, क्योंकि आप न्यूक्लियस की जब बात करते हैं, एक आपका होता है ट्रू न्यूक्लियस, एक आपका होता है फॉल्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ही क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो आपका किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस सराउंडेड है मेम्ब्रेन से तो वो आपका क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। वहीं कोई मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो वहाँ पर आपके क्या हो जाता है? फॉल्स न्यूक्लियस। जैसा कि हमने प्रोकैरियोट में बताया था, उस न्यूक्लियस को हमने क्या कहा था? न्यूक्लियोइड कहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक वेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी ही नहीं। तो इस वजह से हमने उसको क्या कहा था? न्यूक्लियोइड या फॉल्स न्यूक्लियस कहा था। और यूकैरियोट में आपको ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसको हम और क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलैमा हम इसे बोल रहे हैं, या कैरियोथिका। कैरियो न्यूक्लियस हो गया, थिका मीन्स लेयर हो गई। तो सेम उन्हीं टर्म्स के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर की अब हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पर आपके कितने रहेंगे? 2 मेम्ब्रेन्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट रहेंगी। कंसेंट्रिक मतलब साथ ही साथ प्रेजेंट रहेंगे, एक दूसरे के साथ लाई करेंगी। तो 2 कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होंगी न्यूक्लियस के सराउंड में। तो जो मेम्ब्रेन आपकी इनर साइड में है, तो एक आपकी इनर होएगी, एक आपकी आउटर रहेगी। तो जो मेम्ब्रेन आपकी इनर साइड में रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? एंडोकैरियोथिका। कैरियोथिका तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हो गया, और एंडो मीन्स हो गया जो इनर साइड प्रेजेंट है। तो इनर साइड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट है दैट इज एंडोकैरियोथिका। और साथ ही से आप क्या कह रहे हैं? ये जो इनर मेम्ब्रेन रहेगी वो कैसे मिलेगी आपको? स्मूथ इन टच मिलेगी। आउटर मेम्ब्रेन की अगर आप बात करते हैं तो आउटर के लिए आप टर्म यूज करते हैं एक्टो, राइट? कैरियो न्यूक्लियस थिका लेयर। तो आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज योर एक्टोकैरियोथिका, दैट इज रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर आपको जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसे मिलेगी? रफ मिलेगी। साथ ही साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी के साथ आपके ER जो मेम्ब्रेन है, ER जो सेल ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी आपका यहाँ अटैचमेंट में रहेगा, जिस वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको कैसी मिलती है? रफ इन टच मिलेगी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इनके बारे में। द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे कि ये आपने यहाँ पर बनाया, एक आउट की ये लेयर हो गई आउटर, ये हो गई आपकी इनर। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो आपका क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दैट इज नोन एज सिस्टर्ना एज वेल। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें कि जो ये स्पेस आपने देखा है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, ये कितना है आपका? 10 to 15 नैनोमीटर हो जाएगा थिकनेस में।
पेरिन्यूक्लियर स्पेस जो है वो आपका कनेक्टेड है किसके साथ, ER के साथ, क्योंकि जब ये अभी स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस की तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है इस तरीके से ER के साथ ये कनेक्शन में आपको ऑब्जर्व मिलेंगे। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन का जो मटेरियल है मतलब पेरिन्यूक्लियर जो स्पेस है वो ER के ल्यूमेन के साथ टच में रहेगा, ठीक है। और वहीं हम क्या कह रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिमिलर टू फंक्शनली विद ER। तो ER की फंक्शनिंग जैसे कि ER के ऊपर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, तो फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि ER के ल्यूमेन के साथ कनेक्शन में है, इस वजह से फंक्शनली भी ये सिमिलर होंगे इनके। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक कैरी करती है यूनिक प्रोटीन्स को, जो क्या है आपके न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उन्हीं को कैरी करेगी कि कौन से प्रोटीन के न्यूक्लियस को इनसाइड में आना है, किन को बाहर जाना है। तो उस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कैरी करती है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सेपरेट करना है किसको, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 रूम्स हैं, ठीक है, ये दोनों रूम एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेटेड है, इस वॉल के थ्रू। अगर ये वॉल यहाँ पर हो ही ना तो ये जो इस रूम का जो भी क्लासेस रहेंगी, मान लीजिए रूम आपकी क्लासेस ये एक साइड आपकी BA की है और एक साइड आपकी BSc की है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि मान लीजिए आपके दो रूम है जिनके अंदर आपकी एक साइड BA की क्लासेस है, दूसरी साइड BSc की क्लासेस है, दोनों रूम सेपरेटेड हैं, टीचर्स आ रहे हैं अपनी क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये वॉल हटा दी जाए तो ना तो BA की क्लासेस आपकी रेगुलर चल पाएंगी, ना ही आपकी BSc की क्लासेस अपने विदाउट डिस्टर्बेंस हो पाएंगी। तो यहाँ पर सेपरेशन रिक्वायर्ड है। सेम ऐसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपकी सेपरेशन का काम करती है। किससे सेपरेशन करना है कि ये सेल क्या है आपका, सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट है, उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इनसाइड में भी आपका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट है। तो इन दोनों का अगर यहाँ कोई मेम्ब्रेन ना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के जो न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म है सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेनली जो फंक्शन रहेगा वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे कि जैसे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर आपके न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहेंगे, तो वो अलाउ करते हैं यहाँ पर इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट के लिए, जो भी प्रोटीन रहेंगे उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो न्यूक्लियोलस क्या है आपका, जो डिस्क्रिप्शन की बात की जाए या डिस्कवरी की बात की जाए तो न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया है, F. फोंटाना ने इन 1781। दैट इज न्यूक्लियोलस इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड डायनामिक बॉडी है, मतलब कि जो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, डायनामिक बॉडी मिलेगी। डायनामिक बॉडी जो कि आपको डिसअपियर हो जाएगी इन लेट प्रोफेज एंड रीअपियर इन द टीलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। मतलब कि जब सेल डिवीजन आपका चलेगा तो उस टाइम पर प्रोफेज जो सबसे M फेज, ये जो सबसे स्टार्टिंग जो फेज रहेगी वो कौन सी है आपकी, प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियोलस है ये डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होंगी। तो और उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो लास्ट आपकी 4th स्टेज है दैट इज टीलोफेज, उसमें वो रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के ओरिजिन की अगर बात की जाए कि जो न्यूक्लियोलस है ये आपका अराइज कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन दैट इज NOR, इस रीजन से इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, जो क्या करता है न्यूक्लियोलस को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि NOR क्या है आपका, तो NOR क्या है आपके क्रोमोसोम का ही एक पार्ट है। जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो न्यूक्लियोलस है वो आपका जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के एक रीजन से दैट इज क्रोमोसोम का एक पार्ट दैट इज NOR वहाँ से अराइज करेगा, ठीक है। वहीं जैसे कि हम बात कर सकते हैं यीस्ट सेल जो है वो कंटेन कर रही है एक लार्ज न्यूक्लियस को। वहीं अगर हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं
तो नॉर्मली एक छोटा सा आपको न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, लेकिन वहीं अगर आप यीस्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो न्यूक्लियोलस है वो लार्ज साइज़ का रहेगा। अब हम बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में कि जो न्यूक्लियोलस है वो आपको ऑब्जर्व कैसा होगा, कैसा अपीयर होगा। तो डार्कली स्टेन्ड बॉडी आपको मिलेगी, डेंस बॉडी है, और साइज़ की बात करें तो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर डायमीटर में प्रेजेंट रहेगा। और पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पेरिफ्री पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवलप है आपका उसका पेरिफ्री पर प्रेजेंट रहेंगे। शेप की बात करें तो स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेंगी, जो कि क्या करती हैं, अटैच हो जाएंगी किसके साथ, क्रोमेटिन के साथ, एट द स्पेसिफिक हेट्रोक्रोमेटिन एरिया ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमेटिन है उनके 2 पार्ट्स रहेंगे, दैट इज 2 टाइप रहेंगे, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो इनएक्टिव फेज है हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि बहुत ही हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, उनके साथ जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है, अटैच हो जाएगा एक स्पेसिफिक एरिया पर, और उस रीजन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट मिलेगा प्रिमिटिव एल्गी, मीन्स कि जो प्रिमिटिव आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियोलस एब्सेंट मिलेगा। यीस्ट एंड अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल, इनके अंदर भी आपको ये एब्सेंट मिल सकता है, लेकिन यीस्ट सेल आपकी एक एक्सेप्शन में जाएगी जो क्या कर रही है, लार्ज न्यूक्लियोलस को कंटेन करती है। साइज़ की हम बात ही कर चुके हैं कि जो साइज़ है, जो जनरल अगर साइज़ की बात की तो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर रहेगा, लेकिन जो साइज़ है वो आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया डायनेमिक स्ट्रक्चर है, तो जो साइज़ है वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल रहेंगी उतना ही ज़्यादा जो साइज़ रहेगा न्यूक्लियोलस का वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल की बात की जाए तो 1 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ 2 न्यूक्लियोलस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, एक जो सेल है एम्फीबियन की उस साइड जो सेल है जैसे कि इनोपस, वहाँ पर आपको 1600 न्यूक्लियोलाई भी ऑब्जर्व हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 1 और 2 ही न्यूक्लियोलाई मिलेंगे, एक से ज़्यादा, दैट इज़ अबाउट 1600 न्यूक्लियोलाई भी मिल सकते हैं। एन एग्जाम्पल एम्फीबियंस oocyte। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी हमने बात की थी यहाँ पर NOR रीजन की, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हम बना रहे हैं, ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अराइज करता है। तो मैंने जो यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये कितना रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाले रीजन पे ये एक आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन अराइज हुआ। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये आपका क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो पहला वाला है वो आपका कहाँ अराइज होता है, यहाँ सेंटर में, और वो क्या है, आपके सेंट्रोमियर है। तो इस रीजन को हमने क्या नाम दिया, NOR, और इसी रीजन से यहाँ पर आपकी एक डार्क स्टेन्ड बॉडी दैट इज न्यूक्लियोलस अराइज करती है, और ये जो पोर्शन रह जाता है ये क्या है, आपका सैटेलाइट DNA हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट रहेगा, जिसके थ्रू यहाँ पर न्यूक्लियोलस का ओरिजिन होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि अभी हमने बताया कि जो साइज़ है, शेप है, वो इनकी वेरी मिलेंगी आपको। अभी हमने बताया था कि जो आपका न्यूक्लियोलस है वो क्रोमेटिन के हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोम के हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के साथ अटैच्ड मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम का यहाँ पर NOR रीजन हो गया, और उसके साथ ये आपके न्यूक्लियोलस जो है क्रोमोसोम के ही हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के साथ अटैच होकर यहाँ पर ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर हो जाएगी। फंक्शन की अगर बात करें तो जो न्यूक्लियोलस है वो आपका प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, न्यूक्लियोलस से जो है आपके प्रोटीन का ओरिजिन होता है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उनके थ्रू आपके यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो जो न्यूक्लियोलस है वो एक तरीके से आपके प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। साथ ही साथ जो ये न्यूक्लियोलस हैं ये आपके सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में भी इनका रोल रहेगा। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोलस आपके हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द न्यूक्लियर पोर। ओके।